चलो ओके, चलो रिएक्टिविटी से तुम बताओ दिया आदि। हाँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। टिन कहाँ से लेके आए? टिन होगा, लेड, होगा, बट टिन जो है आपके इसमें है नहीं, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम उसको पीबी, लेड, लेड। हाँ लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एयू, पीटीटी। पीटी मींस प्लैटिनम, प्लैटिनम। ओके। रिएक्टिव सीरीज में तो ये था 10 का। अरे वो तेरी एक्स्ट्रा बुक थी, वो तुम्हारी 8th क्लास की जो एक्स्ट्रा बुक थी ना उसमें था। अभी जो है तुम्हारे 10th क्लास की बुक में टिन का कोई रोल नहीं है, ना टिन का कोई रिएक्शन ही है पूरे तुम्हारे 10th क्लास में, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है? ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताना। FeSO4 प्लस Cu, आप सबको पता है कि FeSO4 का कलर क्या होता है? FeSO4 का कलर होता है, इसका अगर हम सॉल्यूशन ले ले, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन। और इसमें अगर हम कॉपर डालें तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? चलो कौन बताएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। रिएक्शन क्या होगा, मतलब यहाँ पे बनेगा क्या वो? अच्छा। चलो अक्षर तुम बताओ। सर CuSO4 प्लस Fe है ना, यही बनेगा अक्षर? सर नहीं, नहीं बनेगा? सर इसमें रिप्लेस कैसे कर देगा सर? सर वही बनेगा बट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, तो रिप्लेस नहीं कर सकता। कौन डिस्प्लेस? क्या सर करेगा? CuFe को कैसे डिस्प्लेस करेगा? CuFe को डिस्प्लेस कैसे करेगा? CU का कर सकते हैं पर हाँ CuFe नो चेंज। अरे नो चेंज। नो चेंज। यस, हाँ नो चेंज, हाँ नो चेंज। कलर कैसे होगा जब रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो चेंज इन कलर कैसे होगा? आपको मैंने क्या बताया था कि चेंज इन कलर किस चीज का प्रॉपर्टी है? केमिकल रिएक्शन है। जब यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही तो कैसे होगा चेंज इन कलर? तो यहाँ पे चेंज इन कलर होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, मैंने जानबूझ के लिखा था कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं है। अब चलो, अब लिखता हूँ असली वाला रिएक्शन। सर देखिए, अब समरविल वाले ही बच्चे आपको सही जवाब दे रहे हैं। हो जाएगा CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। इसका कलर होता है ब्लू कलर का, सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप एक आयरन की नेल डाल दो बाद में होता है तो वहां पे आपका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। हाँ यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, सॉल्यूशन कलरलेस नहीं होगा, ये ग्रीन कलर की सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगी, ब्राउन कोटिंग हो जाएगी कॉपर की, वहां पे रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगी, आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगी इसकी। सर इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं बोलते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है जब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप प्लेटिंग करोगे, देन इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो इट इज नॉट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सुनिए, अब यहाँ पे ये रिएक्शन क्यों हुआ ये समझ में आया? चेंज इन कलर हो रहे हैं ना। A higher reactive element जो है that is displacing a lower reactive element, चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिए, एकदम मेरे दिमाग में एकदम बिठा के रख लीजिए, जब कभी भी ये कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम पता है किसी को? इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते। कभी भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई भी दुनिया का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा तो वो हमेशा और हर केस में वहां पे एक्वस सॉल्यूशन में ही, या तो एक्वस सॉल्यूशन होगा या फिर मोल्टन फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा या फिर मोल्टन फॉर्म होगा। ये हमेशा, अगर आप ड्राई फॉर्म में ले लीजिएगा तो वहां पे रिएक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। कार्तिक बहुत नींद आ रही है तुमको, चाय वाय मंगवाऊं? चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है? मैं 10th क्लास 9th क्लास की तरह नहीं है, मैं कभी भी कोई से भी कोई क्वेश्चन पूछ लूंगा, तो एकदम बिल्कुल अटेंटिव रहिए क्लास में। मोल्टन फॉर्म का मतलब हुआ आप उसको मेल्ट करके, हीट करके मेल्ट कर दिए। पर्पज क्या है? उसको लिक्विड फॉर्म में,
ठीक है, पर्पज हमारा है उसको लिक्विड फॉर्म में लाना। तो ये हो गया, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ। अच्छा, अब एक और रिएक्शन हम लोग लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं पोटेशियम आयोडाइड के साथ Ki, ये दोनों जो सॉल्यूशन होता है, ये दोनों की अगर आप एक्वस सॉल्यूशन ले लो, ये होता है कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, और ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। अभी देखो रिएक्टेंट कलरलेस है। अब यहाँ पे फॉर्म होगा PbI2, इसको बोलते हैं Pb इज लेड आयोडाइड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। दिस कंपाउंड इज, इसको क्या बोलोगे, बोलो, लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट। इसको क्या बोलोगे, पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड। आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और यहाँ पे रिएक्शन करके जो फॉर्म होगा लेड आयोडाइड होगा, जो कि येलो कलर का सॉलिड है। अब येलो कलर का सॉलिड है, तो इस सब्सटेंस का नाम है लेड आयोडाइड। आयोडाइड और साथ में यहाँ पे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट KNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। सर सॉलिड कैसे? एक मिनट रुक जाओ। कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, और साथ में यहाँ पे जो है बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम ये नाइट्रेट हो गया कलरलेस सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ये जो सब्सटेंस बना लेड आयोडाइड, सुनिए ध्यान से, लेड आयोडाइड जो बना है, लेड आयोडाइड पानी में सॉल्युबल नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो ये अगर पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो पानी में अगर कोई चीज सॉल्युबल नहीं है तो वो क्या हो गया, नीचे की ओर सेटल डाउन Settle हो जाएगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सेटल जाएगा। डाउन हो गया, तो इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन करेगा प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इस वर्ड का मतलब होता है इनसॉल्युबल इन वाटर सॉलिड सब्सटेंस सेटलिंग इनसॉल्युबल इन डाउन। वाटर जब कहीं पे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे पानी में अगर नमक डालो, आप सिंपल से बात समझो, पानी में अगर नमक डालोगे तो क्या वो पानी में नमक घुल जाएगा? यस घुल सर। जाएगा। लेकिन अगर वही नमक को आप ऑयल में डालो, घुलेगा? नहीं होगा। नहीं। सर। नमक पानी के लिए सॉल्युबल है, लेकिन वही नमक ऑयल के लिए क्या है? इनसॉल्युबल। वहां पे क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा, Precipitate। मिट्टी की ओर सटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट वर्ड का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड। सॉलिड क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे देखिए, चेंज इन कलर के दो एग्जांपल लिए हमने, ये चेंज इन कलर है और ये चेंज इन कलर है, दो एग्जांपल चेंज इन कलर के। अब इस रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन को देखो, अगर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन को, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को देखो, तो दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। आप ध्यान से देखो, दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। नीचे वाला डबल डिस्प्लेसमेंट नीचे वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है और ऊपर वाला सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों? देखिए यहाँ पे आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर, सिर्फ एक आयन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक आयन की हो रही है। आयन हमेशा डिस्प्लेसमेंट जब भी होगी आयोनिक फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी डिस्प्लेसमेंट? आयंस के Ionic फॉर्म form। में होगी। और आयंस दो ही फॉर्म में बनते हैं, या तो पानी में सॉल्युबल हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, या फिर मॉल्ट। आयंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट दो फॉर्म में, दो ही फॉर्म में हो सकती है। कौन कौन सी फॉर्म ने? ऐसा एक्वस फॉर्म और मॉल्टन या फिर मॉल्टन मॉल्टन फॉर्म। ठीक है, और क्योंकि इसी दोनों फॉर्म में कौन सी फॉर्म बनती है? आयन की फॉर्म बनती है। ओके, तो दोनों रिएक्शन जो यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नीचे वाला डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों? जरा ध्यान से देखो, लेड पोटेशियम की जगह पे आ रहा है, पोटेशियम किसकी जगह पे आ रहा है? लेड की जगह पे आ रहा है। दोनों अपने अपने प्लेस को एक्सचेंज कर रहा है, क्या है ना? एक्सचेंज कर रहा है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को आयन एक्सचेंज भी बोला जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में इसको आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं।
ओके, ऊपर वाला रिएक्शन इज ऊपर वाला रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट और नीचे वाला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम बताओ, एक्सचेंज रिएक्शन। ओके बच्चों, क्लियर, नोट डाउन कर लो। सर एक और डाउट पूछो पूछो। कि प्रेसिपिटेट का फ्लोर भी कर सकते हैं? नहीं प्रोसेस, हाँ देखो प्रेसिपिटेट फ्लोट भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सब्सटेंस बनते हैं दैट आर हैवियर देन वाटर, तो वो नीचे सेटल डाउन। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर के बाद थर्ड में आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में किया था हाँ देखो, 9th में। वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब ही होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। जब कभी भी इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्मेशन होगी तो दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एक एग्जांपल तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा बेरियम है, क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। है ना। ये वाला एग्जांपल लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये तो ऑलरेडी एग्जांपल है ही। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो बड़ा कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाए तो आपको वो हर चैप्टर में ही आने वाला है। ठीक है, ये अभी इस चैप्टर में तो आ ही रहा है, मतलब आपके कौन कौन से चैप्टर में ये नहीं है वो भी ढूंढना मुश्किल। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, उसके बाद एसिड बेस में भी है, मेटल नॉन मेटल में भी है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी है, इवन आपके लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आप सबसे पहले इसके एक एग्जांपल में ये लिख लो, या फिर उसी को कॉपी कर लो जो आपने लिखा हुआ। ये हो गया सेकंड एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। चलो ओके, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड एग्जांपल में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे मार्क करेंगे। सुनिए, अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जैसे अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, सुन लो अब, बिल्कुल पेन वेन रख दो, एकदम ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही हो तो कैसे पता करने का क्या तरीका है? बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओगे तो बर्निंग मैच स्टिक से पता चल जाएगा पॉप साउंड। लेकिन अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही हो तो कैसे पता करें? सर तो भी सेम ही हो रहा है उसके पास नहीं, ये तरीका नहीं, ये जो तरीका है ना गलत है। कि आप बोल रहे हो कि आप कैंडल लेके जाओगे कैंडल बुझ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, आप फूंक मारोगे तो भी बुझ जाएगा। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, वो कैसे बताएगा? आप फूंक मारे तो उससे भी तो बुझ गया ना कैंडल, तो आप तेज हवा चली तो बुझ गया, तो इससे नहीं पता चल सकता कि वहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। तो ये जो एग्जांपल है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, तो एग्जांपल है ही, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2 गैस। देखिए होता क्या है,
एक सॉल्यूशन है CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम जो एक कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन है, इसमें जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्लो करते हैं, इसमें पास करते हैं, इस सॉल्यूशन जो कलरलेस है उसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो वहां पे बनेगा CaCO3 और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। ये जो CaCO3 बना, ये है मिल्की व्हाइट सॉलिड, मतलब बोलने का प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट है। और इस कारण से ये यहाँ पे जो पूरी सॉल्यूशन है, पूरी सॉल्यूशन की कलर आ जाती है, व्हाइट अपीयरेंस आ जाती है। व्हाइट अपीयरेंस आने का मतलब है कि उसमें जो गैस हमने पास कराया वो गैस कौन सी गैस है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर आपको ये पता करना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, उसको कंफर्म करना हो, तो ये तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं, इस टेस्ट का नाम है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये आपके हर चैप्टर में आएगा, बिल्कुल आएगा लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट का अगला स्टेप का भी क्वेश्चन है, वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगा। यहां तक आप नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे देखो व्हाइट कलर का सॉलिड बन रहा है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट है। अब इसके बाद जो है मैं एक अलग क्वेश्चन आपको लिखा हूं। देखो ये जितने भी एग्जांपल, यहाँ पे 3 एग्जांपल जो लिखे हुए हैं, क्या ये तीनों के तीनों एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ चेंज इन स्टेट के भी एग्जांपल है? जरा ध्यान से देखिए, ये सब यस के सर, सब एग्जांपल चेंज इन स्टेट के भी एग्जांपल है, यस सर। यस सर। है ना? यस सर। इसको हम चेंज इन स्टेट में भी ले सकते हैं। सर अगर कोई इमिसिबल लिक्विड है तो वो क्या होगा? रिएक्शन ही नहीं करेगा, इमिसिबल लिक्विड में रिएक्शन ही नहीं नहीं नहीं, अगर फॉर्म हुआ बाद में तो उसको होगा। प्रेसिपिटेट करेंगे? हाँ बिल्कुल प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अब वो प्रेसिपिटेट ऊपर की ओर सेटल डाउन होगा, वो नीचे नीचे भी सेटल डाउन हो सकता है, लेकिन इमर्सिबल लिक्विड्स है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इमिसिबल लिक्विड में निश्चित, इमिसिबल का मतलब ये कि एक कोई ना कोई सॉलिड हो जाएगा, फिर वहां अच्छा, यस सर। अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। हाँ जी, तुम बोलो क्या बोल रहे थे? लास्ट वाली में डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा इसका? ये देखो ना, कैल्शियम कैल्शियम और कार्बन की कैल्शियम की प्लेसेस देखो, वहां पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, देखो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, उसकी जगह पे कार्बन आ गया, है ना? तो कार्बन भी तो नॉन मेटल है, कार्बन उसको डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ बिल्कुल। चलो ओके, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, दोनों के एग्जांपल हमने साथ में ले लिए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ये दोनों एग्जांपल हमने साथ में ले लिए। फिफ्थ पॉइंट में लिखें चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देखिए चेंज इन टेम्परेचर दो तरीके से हो सकता है। अगर कहीं पे हीट एनर्जी रिलीज हो, देन अगर कहीं पे रिलीज इन द हीट एनर्जी हो, रिलीज इन हीट एनर्जी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कहीं पे गेन ऑफ हीट एनर्जी या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग प्रोसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखो, अगर
फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, water is taken from the soil Yes. in the presence of sunlight Sunlight and chlorophyll. and chlorophyll. वहां पे बनता है क्या, C6 Glucose. H12O6 और साथ में 6O21 की फॉर्मेशन होती है। चलो 6O2 लिखते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो तो क्या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस। Yes, Yes, sir. यस सर। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, Endothermic. बोला जाएगा। इसी को उल्टा कर, ये रिएक्शन तो आप सबको पता है कि इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस? क्या बोलोगे आंसर? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? During photosynthesis, heat, sunlight is absorbed. Sunlight is absorbed during the process, so it is called as endothermic. इसी को उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा कर दो रिएक्शन को। देखिए जस्ट उल्टा करते हैं हम रिएक्शन को, ध्यान दीजिए। ग्लूकोज C6H12O6 जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये कंबाइन होकर के वहां पे बनाता है CO2, साथ में वाटर और साथ में एनर्जी। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, इस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखिए क्या एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी द एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी द एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या बोलोगे? Since it releases energy. हाँ, it releases energy in the form of ATP, ATP. so it is called as exothermic process. Okay, क्लियर है सबको? एक एग्जांपल और देखो जो कि हाईली एक्सोथर्मिक है, एकदम हाईली, इतना हाईली कि अगर हाथ डाल दो तो हाथ जल जाएगा। हाईली एक्सोथर्मिक, ये एक सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कि क्विक लाइम बोलते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं Calcium hydroxide. तो यहाँ पे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, साथ में बहुत ही हाई अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उसके कारण ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो बनाता है वो बॉयल करने लगता है, अपने आप बॉयल करने लगता है जस्ट मिक्सिंग करने से। तो आप सोचो कि कितनी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस प्रोसेस, ये बना क्या, इस सब्सटेंस का नाम बताओ। Slake lime. इसको बोल, ये बना स्लेक्ड लाइम। Like इस प्रोसेस का नाम है स्लेकिंग ऑफ लाइम। लाइम, इस सब्सटेंस का नाम लाइम है, इसको प्रोसेस का नाम स्लेकिंग ऑफ लाइम, जो कि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस। समझ में आ रहा है जी बच्चा? स्वास्थ्य क्विक लाइम व्हाइट कलर का सॉलिड है, व्हाइट कलर का सॉलिड। हिंदी में पता है इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं चूना। चूना पान में लगाते हैं ना चूना, ये वही वाला चूना है जो पान में लगाया जाता है। तो अगर पान खा के पानी पी लिया, सर पान खा के पानी पी लिया तो? पान खा के पानी पी लिया तो क्या, कुछ नहीं, पान खाया तो आप वहां पे ये लगाया ना, ये लगाया। पर सर अमाउंट भी तो बहुत कम होता है उसमें। हाँ बहुत अमाउंट लगा के लगता है। अमाउंट बहुत कम होता है। ये तो चूना बेसिकली खाया जाता है, खाया भी जाता है, पान में इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि वहां से कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होती है ना। तो सर पान हेल्दी है?
बिल्कुल हेल्दी है। वेरी हेल्दी। अगर पान में अगर गंदी चीजें ना मिलाओ तो पान बहुत हेल्दी है। पान में जो चूना है दैट इज वेरी हेल्दी, क्योंकि चूना तो कैल्शियम इज हाईली रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी ना। चूना लगा दिया वो तो एक मुहावरा है। मेरे एंडोथर्मिक का एग्जांपल आता हूँ, एक तो एंडोथर्मिक वहां पे है, और भी एग्जांपल बताता हूँ। देखो, आपको मैंने बताया था कि जब भी हम नाइट्रोजन का रिएक्शन करेंगे, याद आ रहा है, नाइट्रोजन का रिएक्शन जब भी करेंगे तो आपको बाहर से हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो रिएक्शन होगा। क्यों होगा ऐसा, रीजन? हाँ बोलो बोलो। बहुत स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जो कि तोड़ना बहुत आसान नहीं है। बच्चों अभी सिर्फ 2-3 क्लासेज हुई है, मिस मत करो पीछे की चीजें, सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें मिस करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, आगे आगे रिपीट होगा ये सारी चीजें, मिस मत करो। 3 क्लासेज में रिवाइज करो। देखो 3 क्लासेज में अभी से ये हाल है, आगे क्या होगा? तो नाइट्रोजन का जब भी रिएक्शन होगा तो वो हाईली एंडोथर्मिक। क्यों हाईली एंडोथर्मिक? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए। उसी तरह से नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे NO2 बनेगा, बहुत हाई अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को करने के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन भी ज्यादा इसको। हाँ, तो इसको तो और ज्यादा चाहिए। हाँ, एक और रिएक्शन है NH3 + HCl। इस रिएक्शन में बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये सब्सटेंस बना अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे जो है, ये जहां पे बनता है वहां पे टेस्ट ट्यूब जो है ठंडा हो जाता है। तो अमोनिया को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ये अमोनिया हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जा रहा है। टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाने का मतलब क्या हुआ, बताओ तो? दैट इज टेकिंग हीट। कोई भी चीज जब हीट लेगा आपकी बॉडी से तो वो चीज ठंडा फील होगा। कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी से हीट एनर्जी ले रहा है तो वो ठंडा फील, जैसे आप हाथ में आइस रख, पुटिंग एसीटोन ऑन हैंड, वो वाला हाँ example. कोई भी आइस ले लो आप अपने हाथ में, आपको ठंडा फील होगा। क्यों ठंडा फील होगा? बिकॉज दैट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। तो यहां पे भी देखो ये ठंडा फील हो रहा है, इसका मतलब दैट इज टेकिंग एनर्जी। टेकिंग एनर्जी मतलब एब्जॉर्बिंग एनर्जी, और ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। ये जितने एग्जांपल हैं ये सब के सब, ये सारे के सारे चेंज इन टेम्परेचर के एग्जांपल हो। तो अगर नाइट्रोजन है तो हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक है। बिल्कुल नहीं, हर रिएक्शन नहीं होता, हर रिएक्शन को मत समझो एंडोथर्मिक होगा, बट नाइट्रोजन के जहां पे बॉन्ड तोड़ना है वो तो निश्चित है कि एंडोथर्मिक। सिंपल नाइट्रोजन है वहां पे। हाँ वहां पे भी हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है। अब जैसे ये रिएक्शन अमोनिया, अगर कंपाउंड ऑलरेडी है तो वो हर केस में नहीं होगा। हाँ जी बोलिए। अच्छा, ट्रायंगल क्यों बनाया? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो ट्रायंगल बनाया इसका मतलब है कि हीट गिवन ड्यूरिंग प्रोसेस। बिल्कुल इस तरह की चीजें बिल्कुल पूछ लिया। ट्रायंगल जब भी एरो के ऊपर ट्रायंगल बनाते हैं इसका मतलब है कि उसमें बाहर से हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। ये सारी चीजें रिवाइज करनी है बच्चों, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो कि आप रिवाइज करके ना आओ।